हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा मैं हूं आपका मेंटोर राहुल और आज हम बात करने वाले हैं सीएचएस के बारे में कि आखिर ये कैसा एंट्रेंस है। अगर आप इसका फॉर्म भरते हो तो आप कैसे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक करोगे। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सोच रहे हो कि सर 3 बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप इन तीनों शेड्यूल में से किसी एक शेड्यूल में आप वीडियो देख रहे हो, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस बेटा कि इस वीडियो को आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो आप सभी पेरेंट्स को पूरे संकल्प परिवार की तरफ से नमस्ते। तो चलिए बिना लेट के इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आज हम आखिर बात करने वाले क्या है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आखिर कहाँ है, क्या है, कैसे है। कहाँ है इन द सेंस कि आपको पता है कि वाराणसी में लोकेट करता है आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसका कि फुल फॉर्म है। आइए बिना लेट के इस वीडियो के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए जो सीएचएस है, इसका सीएचएस का पूरा जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल। अमूमन देखिए आप लोगों में से बहुत लोग बनारस से लोकेट करते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि भाई ये कमच्छा पर स्कूल लोकेट करता है वाराणसी में। लेकिन क्या इतना जानने से ही आप सीएचएस के बारे में जान लोगे क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि देखिए एक एग्जाम को उस क्रैक करना, उसके लिए आपको उस एग्जाम के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन मोटी मोटा इतना इंफॉर्मेशन तो आपके पास जरूर होना चाहिए, जहां से कि आप फॉर्म को भरो और आपको क्या पढ़ना है, और आप नंबर अगर आप उतना पाते भी हो तो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आप काउंसलिंग के समय में ले जाकर के वहां पे अपना वेरीफाइड कराओगे, ताकि उसके बाद आपका बेटा एडमिशन हो। हालांकि हम इस वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं बात करेंगे, इसमें हम केवल इतना बात करेंगे कि आप समझो कि सीएचएस क्या है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और कंडक्ट देखेंगे कि किस किस क्लास के लिए ये सीएचएस एंट्रेंस आपको ऑफर करता है, और उससे रिलेटेड आप जिस भी स्टैंडर्ड का आप सीएचएस फॉर्म भरोगे उससे रिलेटेड आपके सिलेबस क्या होंगे, और आपके उस सिलेबस में कितने कितने मार्क्स के बेटा क्वेश्चन आएंगे, और आप हर क्लास का आप सीएचएस का फॉर्म नहीं भर सकते तो किन किन क्लास का आप बेटा फॉर्म भर सकते हो, और कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होगी इस एंट्रेंस को फोड़ने की, तो हम इसी वीडियो में आगे चल के आपको एक एक करके आपको हम बताएंगे। लेकिन उसके लिए आप अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जरूर चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करिए। तो चलिए आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले में आपने देखा कि सीएचएस जो है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बेटा होता क्या है, आपको पता चल गया कि शॉर्ट में आप सीएचएस बोलते हो, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। आप एक बगल में फोटो देख रहे होंगे, ये डॉक्टर एनी बेसेंट जी की है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इस अनंत ब्रह्मांड में कोई भी इमारत है, अच्छा अनंत ब्रह्मांड कहने का हमारा तात्पर्य यह है क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में तो बेटा हमारी धरती है, और धरती पे जितनी भी इमारतें हैं उसका कोई ना कोई तो नींव रखा होगा। जैसे आप अपने घर में रहते हो, आपके घर की नींव कौन रखा है? आपके पेरेंट्स, आपके पापा। वैसे ही आप इस जो सीएचएस के बारे में जानने जा रहे हो, इस सीएचएस की नींव किसने रखा है? इस सीएचएस स्कूल का नींव डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने रखा है 1898 में। देखिए ये आपको बेटा पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो बहुत बच्चे देख रहे हो और उन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई इस स्कूल में फ्यूचर में अगर पढ़े, आपको पता होना चाहिए कि आप जिन इमारत के नीचे बैठकर पढ़ रहे हो उसका नींव किसने रखा। तो उसका नींव कौन रखा है? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम वाइब ले लेते हैं, क्योंकि देखिए किसी चीज को जानने का एक तरीका होता है। अगर आप उस चीज को डायरेक्टली थ्योरेटिकली अगर आप समझने का कोशिश करोगे, मे भी आप समझ लो, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा। लेकिन आप जब उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचने लगते हो कि वो चीज कैसा है, क्या है, नहीं है, तो थोड़ा सा और आप उसके बारे में जानने का तरीका आपका बेटा बदल जाता है। तो देखिए ये आपका देखिए बीएचयू गेट है, ये बीएचयू का आपका मेन गेट है, और ये आपका सीएचएस का मेन गेट है। ये बॉयज का आकाशी हिंदू बॉयज स्कूल, यानी हम आगे बात करेंगे कि गर्ल्स अलग है बॉयज अलग है। लेकिन अभी देखिए पिक्चर से दिखाने का हमारा ये सेंस है कि देखिए ये आपकी बीएचयू जो है वो थोड़ा दूरी पर लोकेट करता है, लेकिन सीएचएस जो है वो थोड़ा दूरी पर लोकेट करता है। तो हम इन दोनों डायग्राम को एक साथ क्यों रखें? क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है, और इसी का बेटा ये जो सब पार्ट होता है, इसी का सब पार्ट है आपका क्या? सब पार्ट है सीएचएस। इट मींस क्या कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसी का सब पार्ट क्या है? सीएचएस।
इट मीन्स आप आगे देखोगे कि सीएचएस का जो इंट्रेंस होता है, जिसका वो एससीटी सेट कहते हैं, स्कूल इंट्रेंस टेस्ट, उसको कंडक्ट कौन कराता है? बीएचयू। हम आगे देखो बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है कि ये बीएचयू का सब पार्ट सीएचएस है, ये आपका बॉयज स्कूल का मेन गेट है। और आगे आप थोड़ा सा अंदर का, फैकल्टी के अंदर का थोड़ा सा आप माहौल ले लो, ताकि थोड़ा आप चीजों को जानने से पहले आपको पता रहे कि हाँ देखो कितनी कितनी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें हैं जिस विद्यालय में आप आने की बेटा तैयारी कर रहे हो। तो देखो ध्यान से, ये बीच में मदन मोहन मालवीय जी की है। जब आप फैकल्टी में एंट्री लोगे, आपको ऐसी जगह दिखेंगी, इसमें आप जो देख रहे हो मालवीय जी की प्रतिमा है। मैं आपको बता दूं मालवीय जी कौन है। देखिए, जो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप बेटा देखे हो, इसकी भी नींव किसने रखी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रखी थी। लेकिन ये आपका जो सीएचएस है, इसका नींव किसने रखा था? डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने, ठीक है ना। और बीएचयू का सब पार्ट क्या है? सीएचएस। ओके, ये देखिए आपका अंदर का व्यू है सीएचएस का। अगर आप जाना देखना, बहुत खूबसूरत स्कूल है। और इसके लिए आपको आने के लिए आपको जी जान लगाकर बेटा पढ़ना होगा। और क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे क्या होगी, हम लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं जल्दी से, आप सब समझते हैं कि आखिर हमारा सेंट्रल हिंदू स्कूल क्या है। देखिए, शॉर्ट में हम क्या देते हैं? सीएचएस, लेकिन इसके फुल में कहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल। देखिए, यहां पे हमने दो टर्म लिखे हैं, सीएचजीएस और सीएचबीएस। सर ये क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सीएचजीएस का मतलब होता है बेटा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। और इसमें पूरा सेंट्रल हिंदू होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? बॉयज। मतलब क्या? सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। एक चीज क्लियर हो गई कि देखिए, ये जो सीएचएस है, बॉयज की अलग फैकल्टी है और गर्ल्स की अलग। जैसे कि देखिए, बहुत सारे आप देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अमूमन आज के टाइम में तो ज्यादा ही है कि देखिए, आप जिस भी क्लास में अभी पढ़ रहे होगे और सीएचएस एंट्रेंस का तैयारी कर रहे होगे, तो आप देखो को एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़ रहे होगे। इट मींस क्या? आपके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज एक साथ में बैठ करके पढ़ते होंगे। लेकिन सीएचएस में ऐसा नहीं है। मतलब कि उसकी गर्ल्स की फैकल्टी बेटा अलग है और बॉयज की फैकल्टी अलग है। मतलब उनकी बिल्डिंग गर्ल्स की अलग होगी और बॉयज की अलग होगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कंडक्ट ऑफ एग्जाम। कंडक्ट ऑफ एग्जाम ये क्या बेटा? मतलब कि देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप हर क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए सीएचएस। तो कौन कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो? देखो, दो क्लास है, एक है आपकी 9th है और एक है क्लास 11th। अमूमन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्लास 6th का फॉर्म नहीं। देखिए, क्लास 6th का फॉर्म पहले कंडक्ट कराता था सीएचएस, लेकिन अभी क्या है कि वो लॉटरी सिस्टम में आते हैं। तो वो एक्चुअली वो एक अलग चीज है, लॉटरी के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी हम आ रहे हैं इंट्रेंस पे कि कैसे आप इंट्रेंस का फॉर्म भरोगे। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो कैसे उसको आप प्रिपेयर करोगे, और आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और आपके क्या कैंपस का इन्वायरमेंट है, क्या कैसा आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स हम आगे आपको दिखाएंगे, आपको सीएचएस में जाने के बाद मिलेंगे। अभी हम यही बात करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सीएचएस है, वो आपका दो क्लास का एग्जाम कंडक्ट कराता है बेटा, क्लास 9th का और क्लास 11th का। ओके, और देखो अमूमन आपके दिमाग में आएगा कि सर क्लास 9th का फॉर्म कौन भरेगा। आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बेसिक बात है कि जो बच्चा क्लास 8th में होगा, जो बच्चा क्लास 8th में होगा, वही बच्चा एप्लीकेबल होगा क्लास 9th का एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया कि आप 8 से में रहोगे, जब 8th पास करोगे, 8th पास करने के बाद आप जब 9th में आओगे, इन द सेंस क्या कि आप 9th का अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपका 8th में होना इट इज मस्ट कंपल्सरी। ये नहीं कि आप 9th पढ़ लिए हो और 9th में, हालांकि वो तो आप कहीं भी नहीं कर सकते, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप क्लास 11th में उठा, आप क्लास 10th कहीं से पास आउट किए होगे और उसके बाद आप अप्लाई करोगे किसके लिए? क्लास 11th सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये दो ही ऐसे क्लास हैं जिसमें सीएचएस एंट्रेंस अपना कंडक्ट कराता है एग्जाम। एक क्लास 9th है और दूसरा क्या है? क्लास 11th। तो 9th में हो तो भाई देखो 8th में हो गए तभी आओगे 9th में, और 11th है तो 10th तो आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अच्छा आगे हम बात करेंगे कि आखिर आपका क्या सिलेबस है, कैसे, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको पता रहना चाहिए कि एकदम आपको डिटेल में पता रहना चाहिए कि इसका फॉर्म कब आता है, इसकी क्या क्या कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है। अभी तक तो हमने मोटा मोटी जाना कि भाई सीएचएस क्या है, उसका स्थापना कौन, उसका न्यू कौन रखा, कहां पे है, कैसे है, कौन कौन सा एग्जाम, यानी कौन कौन से क्लास का एग्जाम सीएचएस कंडक्ट कराता है। तो अभी हम उसका पूरे प्रोस्पेक्टस के साथ अभी हम बेटा उसको देखेंगे।
अब देखिएगा, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने ये 2024 यानी कि 2024 में जो सीएचएस एग्जाम हुआ था उसका ये एक बुलेटिन है जिसमें टोटल इंफॉर्मेशन दिया गया है फॉर्म आने से लेके काउंसलिंग तक, ठीक है। अभी ये देखना, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये आपका 2024 का है। देखो यहाँ पे आपका बेटा फॉर्म आया था, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल। आपका 20 फरवरी को ये आपका फॉर्म आता। इससे ये देखो पता चलता है कि आपका सीएचएस का जो एंट्रेंस फॉर्म है वो फरवरी में आ जाता है, यानी कि फरवरी में आप आ जाता। 2024 का 20 फरवरी को आया था, तो लमसम आप 2025 की जो तैयारी करोगे आपका फरवरी में ही आपका ये फॉर्म आ जाएगा। जब आप इसके साइट पे जाकर के फॉर्म आप इसका भर लेना, ठीक है। 2025 ये आपका अभी प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये देखना लास्ट डेट जो होता है इसका, लास्ट डेट जो था 20 मार्च, मतलब कि 20 फरवरी से लेके 20 मार्च, मतलब आपको एक महीने का समय दिया जाता है, आप अपने फॉर्म को भर लो। अच्छा, अमूमन कई कई बार होता है कि आप कोई फॉर्म भरते हो तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, आपको करेक्शन का भी डेट दिया जाता है। जैसे आपको 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक आपका करेक्शन का डेट दिया गया था, यानी आप 2025 में जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय भी आपको करेक्शन का डेट मैक्सिमम चांस है कि बेटा दिया जाएगा, क्योंकि 2024 में दिया गया था। ओके, अब उसके बाद देखना आपका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड होगा, क्योंकि देखो अगर आप फॉर्म भरोगे आपको एक महीने का समय दिया जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ दिन समय दिया जा रहा है करेक्शन के लिए, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आपका देखो आता है आपका 20 11 अप्रैल। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यानी इनका फॉर्म आया फरवरी में और एक महीने का समय दिया 20 मार्च, और 21 से 27 आपका करेक्शन का हुआ, और 11 अप्रैल को इसका क्या आ गया, एडमिट कार्ड। मतलब कि लमसम ये थोड़े थोड़े अंतर पे सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और ये लगभग हर साल इसी ट्रेंड पे ये फॉलो होता है, लगभग, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका एग्जाम कैसे कैसे हुआ था। तो देखना क्लास 9 का इस बार मतलब 29 अप्रैल को हुआ, फिर 30 अप्रैल को 11th मैथ्स हो गया, फिर बायो हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया। ओके, हालांकि ये तो आपका शेड्यूल है 2024 का, 2025 का अलग ही होगा, लेकिन अमूमन हमारा ये बताने का सेंस ये बेटा, इसका फॉर्म फरवरी में आ जाता है और एक महीना तक फॉर्म भरा जाता है, फिर करेक्शन डेट दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद एडमिट कार्ड आपके वो पोर्टल पे मतलब अपलोड कर दिया जाता है, जहां से आप डाउनलोड करके अपना एडमिट कार्ड निकाल लेते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे नीचे आओगे आप इसके बुलेटिन पे, अभी हम लोग क्या क्या जानेंगे कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है। तो अगर सीएचएस या कोई भी एजेंसी अपना एग्जाम कराती है, एक वो मानक तय करती है कि इस मानक के अंदर जो भी विद्यार्थी फिट बैठेगा वही इस फॉर्म को भर सकता है। ऐसा नहीं है कोई 30 साल हो गया तो पता चला उसके दिमाग में अचानक है कि जैसे सीएचएस में मेरा पढ़ने का मन कर रहा है तो हम सीएचएस में चले, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई 10 साल का है तो उसके मन में आए कि मुझे सीएचएस में पढ़ना चाहिए तो अच्छा ठीक है हम चल रहे हैं, फॉर्म आ गया फरवरी में भर दे, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। उसका एक पूरा मानक तय है, मानक दंड तय है कि आप इस मानक दंड में आओगे तभी आप फॉर्म भरोगे। उसी को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। एक विद्यार्थी को अगर क्लास 9 का भर रहा है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी क्लास 9 का एंट्रेंस टेस्ट भरने के लिए। अगर कोई बच्चा क्लास 11 का अगर टेस्ट फॉर्म भर रहा है सीएचएस का, तो उसकी क्लास 10 तक की उसकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए उस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे कि क्लास 9 का जो बच्चा होगा वो 13 से लेकर 15 साल तक की उसकी आयु रहने, मतलब 13 से कम नहीं और 15 से ज्यादा नहीं। और इसमें देखो बीच में ये दिया है इतनी चीजें, आप देखना इसको एज कैलकुलेटर से आप गूगल पे बेटा जब जाओगे, जब आप गूगल कैलकुलेटर पे जाओगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जिस डेट से आप अभी हो और आपका जब का डेट ऑफ बर्थ है, आप वहां से उसको फिट करोगे एज कैलकुलेटर पे तो आपको पूरा डाटा खुल जाएगा। इसके इसके बीच वाला आपको मानक आपको मिल पाएगा, जैसा कि लिखा है 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 30, ये डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर इतना इतना एंड आफ्टर इतना इतना एंड हैव पास क्लास 8 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको 13 साल से 15 साल, मतलब 13 से कम नहीं और 15 से बड़ा ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ओके। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि आप अपने एज को नहीं काउंट कर पाते, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप अपना डीओबी बेटा आप
कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, हम आपको वहां पे रिप्लाई दे देंगे और आपको बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, नीचे एक पट्टी चल रही होगी, उस पर एक नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल करके आप तुरंत आपको इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, क्लास 11th में देखते हैं 18 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज, मतलब कि आपकी क्लास 11th के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए बेटा? 18। ऐसा नहीं कि 22 साल में चले गए तो पता चला कि तुमको होश आया कि हाँ मुझे सीएचएस भरना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपका ये बुलेटिन कहेगा वो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे, ये अपने मन मुताबिक नहीं। चलो इसको पढ़ लेते हैं। 18 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज ऑन इतना इतना इतना, डेट ऑफ बर्थ should not be before इतना, and have passed class 10th examination from a recognized board slash university with the requirement percentage of marks grade as under noted। ओके, अब देखना, ये तो आपकी एज क्राइटेरिया हो गई कि भाई किसका के एज कितना होगा तो ये फॉर्म भर सकता है। क्लास 9 का बच्चा होगा तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्लास 11 का भर रहा है तो उसका क्लास 10 तक का कितना होना चाहिए, ये तो आपका एज का फैक्टर हो गया। उसके बाद देखना, हम आते हैं कि अगर आप बेटा देखो ध्यान से, अगर आप क्लास 11th का फॉर्म भर रहे हो, क्लास 11th का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका ये जो आपका परसेंटेज होगा आपका क्या क्या होना चाहिए क्लास 10th में, ध्यान से देखना। 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एबव इन क्लास 10th इन एग्रीगेट फॉर एडमिशन इन मैथ्स एंड बायोलॉजी स्ट्रीम, फर्दर 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एबव इज एसेंशियल इन ईच सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बेटा इसका क्या मतलब है कि अगर क्लास 10th में आप देखो, अगर क्लास 10th में अगर आप हो तो आपके जो परसेंटेज देखो मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए, ठीक है, इट मींस क्या, अगर क्लास 11th में मैथ्स ले रहे हो या बायो ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो 10th में बेटा जो एग्रीगेट टोटल आपके जो परसेंटेज है 60% या एबव होनी चाहिए, और इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज 50% या उससे अधिक होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, 60% या ज्यादा, 50% या ज्यादा। ओके, ओनली फॉर किसके लिए बेटा, मैथ्स एंड बायो, आर्ट्स कॉमर्स नहीं। आर्ट्स कॉमर्स का हम अलग देखेंगे जो कि 50% की कैटेगरी में आता है। ओके, सेकंड हम देखते हैं 55% सॉरी, मैंने 50% कहा नहीं, वो 55 होगा। 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एबव इन क्लास 10th इन एग्रीगेट फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। भाई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा जो क्लास 11 में फॉर्म भरेगा उसका 55% आपका एग्रीगेट आपका परसेंट होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। और नीचे आप देखोगे क्लास 10th पास फॉर आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है ना। ये आपका देखो दो चीज देखिए, आपका एज क्या होना चाहिए, आपका कहां कहां से क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका जो परसेंटेज होना चाहिए। मैथ्स अगर ले रहे हो, बायो ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, तो आपके 10th में कितने कितने आपके मार्क्स हैं, ठीक है। ये बेटा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अमूमन कई कई बार होता है बहुत बच्चे ये सारी चीजें ध्यान नहीं देते हैं और वो बहुत मन लगा करके तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो उनका फॉर्म आता है तो उनका फॉर्म बेटा वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पाते हैं और इसलिए उनका फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत तकलीफ होती है, ठीक। इसलिए आप किसी भी चीज की बेटा तैयारी करिए, सबसे पहले वो चीज की तैयारी का प्रोस्पेक्टस पहले आप पढ़ लो, उसका बुलेटिन पढ़ लो, उसमें क्या क्या मानक बिंदु तय किए गए हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नीचे, इनमें सीट कितनी, द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। मतलब देखो भाई, अगर आप बस में जाते हो, ऐसा नहीं है ना कि बस के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हो, तो देखो स्कूल है, ठीक है, और बड़ा स्कूल है, बहुत फेमस है, तो एक बैठने के लिए भी मतलब इस क्लास में इतने बच्चे बैठेंगे, इस स्ट्रीम में इतने बच्चे, ये पहले से मानकता है। तो अभी हम वही देखेंगे कि क्लास 9 में कितनी सीट्स है, क्लास 11 में मैथ्स में कितनी है, बायो में कितनी है, आर्ट्स में कितनी है, कॉमर्स में कितनी है, ठीक है। हम अभी देखेंगे बेटा सीएचएस बीएस, हमने अभी बताया कि सीएचएस दो भागों में बिल्डिंग अलग है, सीएचबीएस सीएचजीएस, बी लग गया बॉयज और जी लग गया गर्ल्स, दोनों की बिल्डिंग अलग अलग। ओके, तो देखोगे सीएचएस बीएस में बेटा क्लास 9 में, ठीक है, आपकी 100 सीट्स हैं। कितनी सीट हैं, 100 सीट्स हैं। और 11th मैथ स्ट्रीम में आपकी 38 + 50 है, 11th बायो स्ट्रीम में आपकी 25 है, 11th आर्ट्स स्ट्रीम में आपकी 12 है, एंड 11th कॉमर्स स्ट्रीम में आपकी 12 है, ठीक है। वही हम गर्ल्स की बात करेंगे, सीएचएस जीएस की बात करेंगे, तो 9th में बेटा 10 है, 11th में मैथ स्ट्रीम है, ठीक है, 16 है, और 11th बायोलॉजी स्ट्रीम में 17 है, और 11th आर्ट्स स्ट्रीम में 40 है, और आपका 11th कॉमर्स स्ट्रीम में बेटा आपका कितना है, 25। कितना है आपका, 25, ठीक है। उसके बाद देखो हम देखेंगे, ये आपका कुछ नोट दिया है, आप इसको यहां से भी बेटा पढ़ सकते हो। अभी देखो हम ध्यान से देखेंगे अब इनका सिलेबस क्या होता है। भाई देखो, आप
ऐसा तो नहीं है ना कि केवल आप एलिजिबिलिटी ही पता करोगे। अगर आप उस एलिजिबिलिटी में फिट भी हो गए तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, ये आपका सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट का। क्लास 9th में अगर आप हो तो आपके सिलेबस में देखो इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है, सोशल है, सोशल साइंस एंड साइंस। सोशल साइंस को एसएसटी भी अमूमन बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एसएसटी को सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, अब भी आप क्या क्या देखे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी एंड साइंस, ये क्लास 9th के लिए बेटा। ठीक है, क्लास 9। उसके बाद क्लास 11th में आओगे, अगर आप मैथ्स ग्रुप लेना चाहते हो तो उसमें आपका इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा और जनरल स्टडीज, इट मीन क्या, जीएस। अगर आप बायो ग्रुप के बेटा तो इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल स्टडी। आर्ट्स के हो तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। कॉमर्स ग्रुप के हो बेटा तो इंग्लिश आएगा, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड जनरल स्टडी। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, जीएस, जीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा रिजर्वेशन पे। अमूमन देखो आप लोगों को पता होगा रिजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, आरक्षण। लेकिन अभी देख लेते हैं कि सीएचएस क्या है, में क्या कैसे कैसे हालांकि देखो मैक्सिमम तो वही चीज रहता, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं वही चीज कहने का। देखो हर एक संस्था में आप कहीं भी जाओगे तो वो, अगर आप इंट्रेंस जैसे सीएचएस में जा रहे हो, अगर बीएचयू में भी आओगे तो रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे कैसे मानक तय है वही अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो 15% सीट बेटा आपकी रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए, और 7.5% लगभग 7 सीट्स आपकी रिजर्व होती है शेड्यूल ट्राइब्स एसटी कैंडिडेट के लिए। 27% सीट बेटा रिजर्व होती है आपका फॉर अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के लिए, और 10% सीट बेटा ये रिजर्व होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म भरते समय अगर आप अपना ओबीसी लगा रहे हैं, एससी लगा रहे हैं और एसटी लगा रहे हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस भी लगा रहे हैं, तो आप जब इंट्रेंस में क्लियर करने के बाद अगर आपका काउंसलिंग में उतना नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर बेटा जाना होगा, दिखाना होगा। अगर आपके पास पेपर नहीं होगा, आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे, आपको जनरल में ही माना जाएगा, ठीक है। आप भले एसटी हो, एससी हो, आपके पास पेपर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे, ये आप देख रहे हो 3% सीट्स आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर दिव्यांग कैंडिडेट विथ 40% एंड एबव डिसेबिलिटी। बेटा देखो ये 3% हमारी सीट रिजर्व होती है दिव्यांग लोगों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे होंगे। अच्छा ये भी 40% देखो क्या दिया गया, जैसे कोई दिव्यांग होता है, जैसे कि अगर कोई फिजिकली डिफेक्टेड अगर थोड़ा बहुत है, तो वो देखो जो उसका चेकअप होता है, अगर वो 40% या एबव होता है तो उस मानक बिंदु के हिसाब से 3% सीट उसको दिया जाएगा, 3% की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे देखेंगे 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर एडमिशन टू सन्स एंड डॉटर ऑफ द रेगुलर एंड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मतलब 50% सीट जो रिजर्व होती है, जो बीएचयू में लोग परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनके लिए का एक कहने का सेंस भाई, उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए, ठीक है, उनके लिए नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा थोड़ा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। A candidate having NCCA certificate will be given additions 3 marks while preparing the entrance test result of class 11th provided he/she has secured minimum qualifying marks in the entrance। 3 नंबर उसको, उस बच्चे को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा जिसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होगा। आपको एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए, एबीसी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन यहाँ पे मानक बिंदु ये तय किया गया एनसीसी है, लेकिन उसमें कौन सा ये ए है, तो कितना दिया जाएगा 3, कितना, ठीक है, ओके। मेथड ऑफ सिलेक्शन बेटा देखो यही है। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखो क्या होता है, ठीक है, आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे, आपकी मेरिट में लिस्ट आएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारा चीज होता है, वो चीज आपको पता है।
अगर आपको बहुत और डीपली जानना होगा, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वहां पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी किस किस बैच के अकॉर्डिंग है बेटा। उसके बाद आपने सिलेबस देखा, और आपको पता होना चाहिए कि उसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। 9th में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, और आपके 11th में कौन कौन से सिलेबस, इट मीन क्या सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, वो हमने देखा। अब हम थोड़ा सा बेटा डीप, थोड़ा सा अच्छे से और चीजों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। अब आपकी देखो, अभी तक आप हर चीज समझ लिए कि सीएचएस क्या है, गर्ल्स की अलग बिल्डिंग है, बॉयज की अलग बिल्डिंग है, एलिजिबिलिटी जान लिए, सीट्स जान लिए, सिलेबस जान लिए, नंबर जान लिए। अब आपका स्ट्रेटजी क्या होगा इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। तो देखिए, अगर आप क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 9th की बेटा तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने देखो आपको बताया कि अगर आप क्लास 9th में हो तो 8th में होना आपका जरूरी है। देखो क्लास 9th के लिए क्या होता है कि बेटा 8th का तो देखो 80% सिलेबस आता ही आता है, लेकिन थोड़ा सा 9th का बेटा 20% सिलेबस जो होता है टच हो जाता है। अच्छा, कंप्लीटली 9th का 20% कहने का क्या सेंस है, एक्चुअली ये भी चीजें लगभग 8th की होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपका क्लियर होता है 9th का कुछ सिलेबस कवर करने से। आपको कौन कराएगा, देखिए इस एंट्रेंस को वही बच्चे क्लियर कर पाते हैं बेटा, मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम। तुक्के में तो 0.1% आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है, थोड़े से जो बच्चे यूनिक सोच पाते हैं। नॉर्मल तो देखो हर कोई सोच लेता है, लेकिन जो यूनिक सोच पाता है वही बच्चे इस एग्जाम को फोड़ देते हैं। फोड़ देना इट मीन्स क्या, क्रैक कर देते हैं। तो 8th का आपका सिलेबस बहुत अच्छा होना चाहिए, और 20% आपका सिलेबस आपका क्या होगा, 9th का होगा, ठीक है। हालांकि वो भी 20% 8th से ही थोड़ा रिलेट करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होगा तो 9th 20% पढ़ना बेटा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और सेम आपका ये 11th का होता है, सेम आपका क्या होता है, 11th का, सेम आपका होगा 11th। 11th में हो तो 11th में देखो क्या चाहिए, आप 11th का अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप हो गए क्लास 10th में, और क्लास 10th का कितना आएगा 80%, और 11th का थोड़ा सा टच कर देगा कितना 20%। 20% कम समझते हो क्या, एक एक नंबर अगर बेटा कम आता है ना ट्रेंड्स में, बहुत बच्चों से नीचे चले जाते हैं, ये तो 20% है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप खुद से बेटा तैयारी कर ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम आपको एक चीज सजेस्ट करेंगे, आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास का सिलेबस एकदम अच्छे से, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक कॉन्सेप्ट को आप समझते चलो, पढ़ते चलो। और थोड़ा बहुत आप 9th का, अगर जो 8th का लग रहा है कि हाँ ये 9th में अगर ये चीज को हम देख सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप उसको जरूर देखना, क्योंकि उससे बेटा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है। अभी आपको देखो स्ट्रेटेजी आपको पता चला, आपका अगर 9th का तैयारी कर रहे हो तो आपका क्या होगा, और 11th का क्या होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, एक चीज और हम आपको बताना भूल गए, यहां पे देखिए, अगर आप वाराणसी से लोकेट करते हो, या फिर आप वाराणसी के अगल बगल जिलों से लोकेट करते हो, या फिर आप जहां भी बेटा आप देख रहे होगे, अगर आपके मन में अगर होगा कि नहीं हमें इस एग्जाम को क्रैक करना ही है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, नो डाउट बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 20% की हम बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको नीड हो जाती है, ठीक है ना। आप संकल्प परिवार से बेटा ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एड्रेस में आपको दे देता हूं। वाराणसी में, वाराणसी में आप आएंगे लंका, लंका इन द सेंस क्या, आप बीएचयू को जब आओगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से आप किसी से पूछ लोगे बेटा रविंद्र पुरी, क्या, रविंद्र पुरी, रविंद्र पुरी आप किसी से पूछ लोगे, आप जैसे ही रविंद्र पुरी में आओगे उसके बाद आप पूछ लेना कि ये बताइए कि हमको जाना है संकल्प ट्यूटोरियल, संकल्प ट्यूटोरियल, ठीक है। संकल्प ट्यूटोरियल के यहाँ हमें जाना है, तो कोई भी बेटा आपको बता देगा, और आप ब्रांच पर आकर विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर संकल्प परिवार आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन ऑफलाइन बैचेस बेटा चलाता है, रन कराता है, और नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अमूमन देखिए, अगर आप सीएचएस में पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि हम
क्यों अभी हम एंट्रेंस की तैयारी करें? देखिए, आप जब अपने स्कूल लाइफ से बेटा बाहर जाओगे तो पूरी की पूरी दुनिया कंपटीशन से भरी पड़ी है। तो अमूमन जब हम अपने स्कूल लाइफ में ही कंपटीशन एग्जाम देने की लत में, आदत में, सहमत में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको शुरू से एक एंट्रेंस के माहौल में रहने की आदत हो जाती है और हम उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में चल के हमको बेटा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अमूमन देखो, आपको क्या होगा बेनिफिट सीएचएस में अगर आपका एंट्रेंस होता है तो देखो, पहला है बेटा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। हमने अभी बताया कि अगर शुरू से अगर आपका मतलब इंटरेस्ट है, कंपटीशन देते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बहुत वैसा इन्वायरमेंट पहले से मिल रहा है, उतनी बेटा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपके हैबिट में हैबिचुअल चीजें आ चुकी होती हैं। वो दूसरा क्या बेटा, फील ऑफ कॉलेज इन स्कूल। इसका क्या मतलब है? देखो, आप अभी जिस स्कूल में बेटा, देखो अमूमन क्या होता है, आप कॉलेज में जाते हो तो आपको हर काम अपने आप करना होता है, हर चीज। लेकिन स्कूल में होते हो तो हर चीज आप अपने क्लास टीचर से बोल दिए, क्लास टीचर प्रिंसिपल से बोल दिए, आपका काम हो गया। लेकिन जब आप सीएचएस में आओगे तो आपको वाइब आएगी कॉलेज जैसी। क्यों? क्योंकि अगर आपको काम करना है, आपको खुद, आप अपनी चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। इसका ये मतलब नहीं कि सीएचएस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा फैसिलिटी सीएचएस आपको प्रोवाइड कराएगा, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना भी सीएचएस आपको जरूर सिखाएगा, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बेस्ट स्पोर्ट फैसिलिटी। देखो भैया ध्यान से, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है क्रिकेट खेलना, ठीक है, बैडमिंटन खेलना, वॉलीबॉल खेलना, खो खो, ठीक, कबड्डी, बहुत सारी चीजें स्पोर्ट्स में आती हैं। तो अगर आप सीएचएस में आते हो तो बहुत सारा स्पोर्ट्स को सीएचएस प्रमोट करता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये, आपको स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। उसके बाद देखोगे, बेस्ट लैब फॉर प्रैक्टिकल। देखो भाई, साइंस के अगर आप विद्यार्थी हो तो विदाउट प्रैक्टिकल हाउ इट इज पॉसिबल है कि आप चीजों को कैसे समझ सकते हो? क्योंकि देखो, पढ़ना अलग चीज है और किसी चीज को करके सीखना बहुत अलग है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लैब फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। और देखो, फ्री मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम बीएचयू। फ्री मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम बीएचयू। आपका इतना बड़ा बेटा एक पेपर बनेगा जिसको कहते हैं हम हेल्थ कार्ड। उस पर आपकी एक सुंदर सी फोटो लगी होगी जिसपे आपका पूरा डिटेल होगा। इन केस, क्योंकि देखो शरीर है, शरीर खुश होती है तो दुखी भी होती है, तो अगर आपकी शरीर स्वस्थ है तो कभी ना कभी अस्वस्थ होगी। आप उस कार्ड के थ्रू बीएचयू में जाओगे, हेल्थ सेंटर में जाओगे, उसको दिखाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर आपको देखेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दवाएं आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो सोचो कितनी अच्छी बात है बेटा ये। आपको जो सीएचएस है, यानी चूंकि सीएचएस क्या भाई, सीएचएस किसका सब पार्ट है? बीएचयू का, ठीक है। तो आपको फ्री मेडिकल सर्विसेज आपको ये बीएचयू प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट में क्या देखें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग। इट मींस क्या, हर चीज को सीखोगे कर करके। मैं आपको बता दूं कि आप 2 बाल्टी पानी लेकर जाओ, सोच लो, सोच लिए आप 2 बाल्टी पानी लेकर चले गए, लेकिन वहीं पे अगर आप प्रैक्टिकली 2 बाल्टी पानी उठाकर कहीं लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमको बाल्टी को कैसे पकड़ना है, हमको कैसे चलना है, कैसे चीजों को आगे हमको करना है, ठीक है। आप देखो, इसलिए मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं पूरे संकल्प परिवार की तरफ से। बेटा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगा, अगर आपको लगता है कि आपको एंट्रेंस कैसे क्रैक करोगे, कोई भी दुविधा आ रही है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर बेटा कॉल बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके बाद अपनी एक लास्ट स्लाइड के साथ अपनी वीडियो को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप चैनल पे लाइक हो बेटा, फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने में बेटा बहुत ज्यादा एक अलग से टीम इसके पीछे, पहले आप हमें देख रहे हैं, लेकिन हमसे पहले इस स्लाइड को बनाना, सारी चीजें करना, एक टीम वर्क काम करती है। इसलिए आप समय में थोड़ा सा ही काम है, आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जरूर कीजिएगा। और हम ऐसे ही वीडियो पे सीएचएस से रिलेटेड हम टाइम टू टाइम बेटा मिलते रहेंगे, और नोटिफिकेशन जितना भी 2025 का आता जाएगा, हम आपको एक एक नोटिफिकेशन पे आपको वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। इसलिए हम आप सभी को पुनः कहते हैं, आप जहां भी रहें मस्त रहें, खुश रहें, छोटों को प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।